जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण किस प्रकार से होता है। पदार्थ का मतलब जैसे कि पोषण चक्र जो बनते हैं, जैसे गैसीय चक्र हुआ, जल चक्र हुआ, कार्बन चक्र हुआ, इनका संचरण किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। देखते हैं क्या है इस टॉपिक में, कैसे इसको समझना है। आप पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। देखिए, जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, दोनों के मध्य जो है पोषक पदार्थ जो है बराबर क्या होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। यानी कि एक जगह से एक स्तर से दूसरे स्तर में ऐसे घूमते रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उस तंत्र में ये जो पोषक पदार्थ हैं या पोषक तत्व जो हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अब जब समाप्त नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है कि वे बार बार उसी में घूम रहे हैं, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं, दूसरे स्तर से तीसरे में जाते हैं। जैसे कि ऐसे समझ लिया जाए कि उत्पादक से कहाँ गए, उपभोक्ता के पास गए, उपभोक्ता से कहाँ गए, शीर्ष उपभोक्ता के पास गए, शीर्ष उपभोक्ता से फिर कहाँ, अपघटक कवक जीवाणु के पास जाते हैं और फिर से मिट्टी में मिल करके वापस उपभोक्ता को मिलते हैं। ये जो चक्र बनता है पोषण का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता है, और यहाँ पे क्या है, उत्पादक है, और यहाँ पे क्या है, अपघटक है। ठीक है। अब देखिए, उत्पादक क्या है, सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश मिला उत्पादक को, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और उस प्रक्रिया की वजह से वो क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अब इस उत्पादक को जो उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, जैसे उपभोक्ता, देखिए आप तीर देखिएगा, ठीक ना, समझिएगा। उत्पादक जो है, पहली बात तो भोजन बनाएंगे, और वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, यानी बनाते हैं। ठीक है। और इसकी ये जो ऑक्सीजन गैस है और जो भोजन है, वो कौन ग्रहण कर रहे हैं, शाकाहारी जो जंतु हुए वे, या मांसाहारी जो हुए वे, या जो सर्वाहारी हैं वे क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको ग्रहण करते हैं। और ये जो इस कैटेगरी में आते हैं, उपभोक्ता की कैटेगरी में, वो इसको ग्रहण करने के बाद क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जा रहा है, पेड़ पौधों के पास, यानी उत्पादक के पास। इसी तरह से अपघटक कवक जीवाणु जो है वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो वो भी कहाँ जा रहा है दोस्तों, वो भी जा रहा है वापस से उत्पादक के पास। ठीक है। और इसी प्रकार से अपघटक जो है इन सर्वाहारी जंतुओं को भी खाते हैं। तो क्या होता है कि ये खाने के बाद फिर मिट्टी में मिला मिला देते हैं उनको, और वहां से फिर कहाँ पहुंच गए, पेड़ पौधों के पास। तो देखिएगा, पहले क्या है, उत्पादक है, ठीक ना। उत्पादक से ये कहाँ जाते हैं, उपभोक्ता के पास। उपभोक्ता में चाहे कि सर्वाहारी है, चाहे शाकाहारी है, चाहे मांसाहारी, जो भी है, वहाँ से ये अपघटक के पास जा सकते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और वापस से फिर कहाँ जा रहे हैं, उत्पादक के पास। तो ये एक चक्र बन रहा है ना। इसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, इसको आप समझ चुके होंगे। जैव भू रासायनिक चक्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पोषण पदार्थों का पारिस्थितिकी तंत्र में घूमते रहना, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में गतिशीलित होना ही क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि पोषक चक्रों के कितने प्रकार होते हैं, पोषण चक्रों के प्रकार। ठीक है। तो पहला पोषण चक्र हमारा रहेगा गैसीय चक्र, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। गैसीय चक्र में गैसों का भंडारण जो है या तो वायु से होता है या फिर समुद्र से। अब वायु से तो होता है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन समुद्र से कैसे, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो भी विभिन्न प्रकार के जो जलवाष्प होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब जल चक्र के अलावा हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें गैसीय चक्र में कौन कौन से चक्र रखे जाते हैं।
गैसीय चक्र में आते हैं प्रमुख जो चक्र हैं, जल चक्र प्रमुख है, कार्बन चक्र प्रमुख है, नाइट्रोजन चक्र प्रमुख है और ऑक्सीजन चक्र प्रमुख चक्र होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। वाष्पीकरण समुद्र के द्वारा होता है और वायु के द्वारा इनका संग्रहण होता है गैसीय चक्र का। प्रमुख कौन कौन से हैं? जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र क्या है? प्रमुख है। और जो दूसरा पोषण चक्र का प्रकार है वो है अवसादी चक्र या अवसादी चक्र इसको कहते हैं, ठीक ना। और अवसादी चक्र में भंडारण पृथ्वी के भूपटल या स्थल मंडल से होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है भूपर्पटी वाला, वहाँ से इसका भंडारण होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एक चक्र, जैसे कि सबसे पहले हम लोग जल चक्र को समझ लेते हैं कि जल चक्र क्या होता है। देखिएगा, जल चक्र किसे कहते हैं समझिए। जल चक्र का मतलब जल का आदान प्रदान, यानी कि चक्र एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना। लगभग 80.5% भाग सकल भार का, किसी भी जीव के जो सकल भार हैं उसका लगभग 80.5 भाग जल होता है। किसी भी जीव के सकल भार का 80.5 भाग लगभग जल चक्र से निहित होता है। अब जल चक्र की प्रक्रिया को तो आप पहले से ही छोटे कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन लाइए एक बार समझ लेते हैं जल चक्र की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, एक चित्र के माध्यम से समझना चाहेंगे। समझिए, जैसे क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो जो जल के स्रोत होते हैं, जल के स्रोत जैसे कि नदियाँ हुआ, समुद्र हुआ, झील हुआ, तालाब हुआ, ये सब जो जल के क्षेत्र हैं, यहाँ से पानी वाष्पीकृत होकर के, कौन से प्रक्रिया से दोस्तों? वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में पहुँचता है। ठीक है, वायुमंडल में पहुँच गया। अब वायुमंडल में पहला सोर्स रहा ये कि वायुमंडल में पहुँच गया। ठीक, दूसरा सोर्स क्या है कि जो नदी वाला हिस्सा है, नदी यही है कि नदी, समुद्र, झील से जो जल वाष्पित हुआ वो पहुंच गया वायुमंडल में। और जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी पत्तियों में भी वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तों, मुख्य भाग पत्ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यहाँ से भी जल कहाँ पहुँच रहा है? वायुमंडल में पहुँच जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वायुमंडल में पहुँचने के बाद ये जो वाष्पीकृत जल है ये जाकर के बादल का रूप लेता है। जो वायुमंडल के धूल कण हैं उसमें जाकर के वो फंस जाता है, ये फंसा हुआ रूप है। और इसके बाद ये ऊपर की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? कम होता जाता है। और टेम्परेचर कम होने की वजह से संघनन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? संघनन। दो प्रक्रियाओं का नाम हुआ, एक पानी का वाष्प बन के उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। दूसरा, और ऊपर जाकर के वाष्प का ठंडा होना संघनन कहलाता है। समझिएगा, एक बार जल से किस में बदला? वाष्प में बदला। फिर वाष्प से किस में बदलेगा? जल का रूप लेगा। ठीक ना। तो एक बार वाष्पीकरण हुआ और दूसरी बार क्या हो रहा है? संघनन होता है। अब संघनन जब हो गया तो ये धीरे धीरे क्या बन जाता है? बादल बन जाता है, जिसमें कि पानी के कण होते हैं, पानी होता है। ठीक है, और फिर वो अपने वेट की वजह से नीचे पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरता है। अब वर्षा के रूप में पानी नीचे आ गया तो फिर से पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं, भूमिगत जल बन जाता है। ये पूरा एक चक्र बन गया, तो इसी को कहेंगे भूमिगत जल चक्र। ठीक है, भूमिगत जल चक्र। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? जल चक्र आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन सी प्रक्रिया याद रखनी है यहाँ पे? एक वाष्पीकरण प्रक्रिया याद रखनी है और दूसरा संघनन प्रक्रिया याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? जल चक्र मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो चक्र हमको पढ़ना है वो है कार्बन चक्र। कौन सा दोस्तों? कार्बन चक्र। ठीक ना। तो जो जीवों का शुष्क भार है उसका लगभग 49% भाग कार्बन का हिस्सा होता है। 49% भाग कार्बन का हिस्सा होता है। कार्बन चक्र कैसे चलता है देखिएगा, इसका एक छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम को समझिएगा।
ये कार्बन चक्र का प्रवाह चित्र है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हम लोग कहाँ शुरू कर रहे हैं, कार्बन का उद्गार जहाँ से हो, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो जब विस्फोट हुआ तो यहाँ से क्या हुआ कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मिल गया। और इसके बाद पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक, और पौधे से कौन ग्रहण करते हैं, जानवर ग्रहण करते हैं। जैसे उपभोक्ता, जब उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है तो वो धीरे धीरे विघटित होते हैं और उसमें से जो कार्बन होता है वो पुनः या तो वातावरण में चला जाता है या फिर पानी में घुलनशील हो जाता है। थोड़ा सा और देखिएगा, जो जानवर होते हैं अगर वो जीवित हैं तब भी उनमें श्वसन की प्रक्रिया एवं उपापचय की प्रक्रिया होती है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पौधे से जानवर, जानवर के विघटन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वातावरण में मिल जाता है, और वातावरण से पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और जब पौधों, मान लीजिए कोई पौधा है उत्पादक है, वो सूख गया, उसकी जीवन काल उसका खत्म हो गया, तो वो बन जाता है ईंधन। ठीक ना, अब जब उसको जलाया जाएगा तो उसमें से जो कार्बन निकलता है वो भी कहाँ चला जाता है, फिर से वायुमंडल में चला जाता है। तो ये कार्बन की एक प्रक्रिया हो गई, कार्बन का चक्र हो गया, ये भी एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्बन चक्र का प्रवाह चित्र था, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन का चक्रण कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन के अलावा जो अगला हमारा चक्र है वो कौन सा, नाइट्रोजन चक्र जो है, नाइट्रोजन चक्र की बातें करते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या होता है कि देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत क्या है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, आणविक नाइट्रोजन है, वो है अंतिम स्रोत। अब नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है ये समझिएगा, इसका भी एक डायग्राम बना है, इसको क्लियर करते हैं, नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है। ठीक है, देखिए पहले क्या है कि नाइट्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। फिर नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और फिर निर्माण होता है जैविक नाइट्रोजन का। फिर जैविक नाइट्रोजन से अमोनियाकरण होता है तो निर्माण होता है अमोनियम का। अमोनियम का जब नाइट्रीकरण होता है तो आता है नाइट्रेट और नाइट्राइड, और फिर जब नाइट्रेट या नाइट्राइड का विनाइट्रीकरण होता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये भी एक सर्कुलर फॉर्म में है, हमको इससे बहुत मतलब नहीं, ईवीएस में बस ये जानिएगा अभी कौन से जीवाणु ऐसे आएंगे जो नाइट्रोजन चक्र में प्रतिभाग करते हैं, जिनकी हिस्सेदारी होती है नाइट्रोजन चक्र में, वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझ लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रोजन को पेड़ पौधों तक पहुंचाने के लिए उसका यौगिक फॉर्म बनाया जाए। देखिए मृदा में यानी मिट्टी में रहने वाले स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले क्या हैं, जीवाणु हैं। कौन कौन से जीवाणु हैं जरा समझिएगा। एजेंटोवैक्टर पहला जीवाणु है, एजेंटोवैक्टर जो ऑक्सी शोषण करता है, और दूसरा है क्लास्डियम यानी कि जो अनाक्सी शोषण करता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक समझिएगा, अगर पूछ दिया गया कि मृदा में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो आंसर हो जाएगा एजेंटोवैक्टर। लेकिन अगर अनाक्सी पूछ दिया गया तो क्लास्ट्रिडियम। ठीक ना, और इसी तरह से कि जो राइजोबियम एक जीवाणु है, जीवाणु का नाम याद रखिएगा, पहला जीवाणु हो गया एजेंटोवैक्टर और दूसरा हो गया आपका क्लास्डियम, तीसरा जीवाणु याद रखना है राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे मटर की जड़ें, अरहर की जड़ें, उसमें क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, और एक चौथा जीवाणु याद रखिएगा, ये अजोस्पिलम जीवाणु। ये जो जीवाणु होता है दोस्तों, ये कहाँ होता है, जो उष्णकटिबंधीय घास की जो जड़ होती है उनकी सतह के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। चार जीवाणु का नाम याद रखिएगा, एजेंडोवैक्टर, अक्षी और क्लास्डियम अनाक्सी, राइजोबियम
और अजोस्पिरिलम। ठीक ना दोस्तों, ये 4 जीवाणु याद रखिए। कुछ 2 और जीवाणु के नाम समझिएगा। एनाबिना है एक जीवाणु, 5वां जीवाणु एनाबिना, 6वां है ओलोसिस और 7वां है नॉनस्टाक। देखिए ये बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एनाबिना, ओलोसिस तथा नॉनस्टाक ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय धान के खेतों में। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। ठीक, अब आगे समझ लेते हैं कि नाइट्रीकरण क्या है। एक और टॉपिक समझते हैं नाइट्रीकरण। जिससे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब नाइट्रीकरण समझ लेते हैं क्या होता है। नाइट्रीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो नाइट्रोमोनास जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु? नाइट्रोमोनास जीवाणु। ये अमोनिया का नाइट्राइट में, अमोनिया को किस में बदलता है? नाइट्राइट में बदल देता है। यानी कि क्या करता है? नाइट्रीकरण कर रहा है। यानी अमोनिया को अगर नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोमोनास जीवाणु क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। और फिर नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोमोनास पहला जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। दूसरा नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु है वो नाइट्राइट, ये जो नाइट्राइट बना है इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे समझिएगा कि अगर मृदा में नमी कम है, मृदा में अगर नमी कम है तो नाइट्रीकरण की दर घट जाती है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर नमी घटती है तो क्या नाइट्रीकरण की दर बढ़ती है? नहीं, अगर नमी घट रही है तो नाइट्रीकरण की दर भी क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रीकरण को समझते हैं एक प्रक्रिया द्वारा। एक छोटा सा चित्र है, इस चित्र द्वारा नाइट्रीकरण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जटिल चित्र है लेकिन आसान है, समझ लेंगे तो बहुत आसान है। अभी देखिए, जो उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं? उत्पादक। ये क्या करते हैं? ये उत्पादन करते हैं किसका? भोजन का उत्पादन करते हैं। ठीक, और उत्पादक के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? स्थिरीकरण रूप में चाहिए। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो प्रक्रिया होती है जैविक नाइट्रोजन, जैसे कि मान लीजिए कि ये खाते हैं और इनके जो मल मूत्र होते हैं यानी खाद्य उत्पादन जो होता है वहाँ से भी नाइट्रोजन यूरिया आपको मिलता है। ठीक है, और ये भी उत्पादक के रूप में क्लियर होता है। उत्पादक क्या करते हैं? इसको भी अब घटित होने के बाद यूज करते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो होती है नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण कौन सी प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण प्रक्रिया ये है कि जो अमोनिया बना होता है, जैसे कि ये अमोनिया बन गया, अमोनिया का क्या करते हैं? नाइट्रीकरण कर देते हैं। पादप एवं सूक्ष्म जीव इसको ग्रहण कर लेते हैं नाइट्राइट के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन चक्र भी ऐसे लगातार घूमता रहता है दोस्तों, यानी कि वायुमंडल से ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक, और इस वजह से नाइट्रोजन चक्र को पढ़ा जाता है। इसमें कौन कौन से जीवाणु इंपॉर्टेंट रहे इसको भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे जो चक्र है उसको भी समझ लेते हैं। एक चक्र है ऑक्सीजन चक्र। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस ये समझिएगा कि जब उत्पादक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ऑक्सीजन गैस को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं और उपभोक्ता से फिर अपघटक, ठीक ना, जब इसे उपभोक्ता भी श्वसन करते हैं, उपापचय करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो वायुमंडल में जाता है, फिर से वहाँ से उत्पादक लेते हैं। और अपघटक जो है वो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको फिर से कौन लेता है? उत्पादक लेते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी चक्रीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं अवसादित चक्र का जो 2 हिस्सा है, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फास्फोरस चक्र क्या है।
देखिए, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहाँ है? चट्टानों में है, ठीक ना? जो कि फास्फोरस के रूप में नहीं बल्कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। और फास्फोरस का यूज क्या होता है कि अनेक जो प्राणी है वो अपना कवच यानी शरीर, अस्थियां तथा दांत बनाने के लिए फास्फोरस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो फास्फोरस की भी आवश्यकता होती, थोड़ा फास्फोरस चक्र को समझ लिया जाता है कि फास्फोरस चक्र क्या होता है। देखिए, अभी क्या है कि उत्पादक उपभोक्ता, ये बहुत क्रूशल पॉइंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे उत्पादक है, मान लीजिए कि वो भोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ग्रहण कौन करेगा? उपभोक्ता ग्रहण करेगा। उपभोक्ता से फिर उसका विघटन होगा यानी अपरद होगा, ठीक ना? और फिर विघटन के पश्चात वो कहाँ मिलेगा? मृदा में, मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलने के बाद जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों से सल्फर यहाँ पे आता है और पुनः इस मिट्टी का यूज कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं भोजन निर्माण में। तो प्रक्रिया घूम रही है, चक्रीय प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है। तो ये रहा सल्फर चक्र कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। अब एक और टॉपिक हमारा है जो है कि फास्फोरस चक्र देखें, सल्फर चक्र। सल्फर चक्र में कुछ बातें समझ लेते हैं कि सल्फर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, ठीक ना? यह गैसीय व अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। अब इसमें भी एक जीवाणु याद रखिएगा कि ये जो जीवाणु है डिसल्फोविब्रियो जीवाणु जो होता है वो सल्फेट से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। ये नाम बस याद रखिएगा, डिसल्फोविब्रियो जीवाणु, ये परीक्षा में आपको टच करेगा, ठीक है। और इसी तरह से हरे बैगनी, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि हरे बैगनी जो सल्फर जीवाणु है, हरे बैगनी सल्फर जीवाणु भी हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या करते हैं? सल्फर में बदल देते हैं यानी ऑक्सीकरण कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। अभी सल्फर के स्रोत समझ लेते हैं। देखिए, चट्टानें जो हैं, जैसे ज्वालामुखी गतिविधि हुई वहां से भी हाइड्रोजन सल्फाइड निकला, ठीक ना? कोई पौधा जल रहा है वहां से भी हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है। फिर उसके बाद जीवाश्म है उसका यूज करते हैं, वहां से भी हाइड्रोजन सल्फाइड निकल गया। ये सब प्रक्रिया हो गई, वायुमंडल में चला गया। वायुमंडल से फिर बारिश होती है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में ये क्या करता है? नीचे आता है और पेड़ पौधे उसको ग्रहण भी करते हैं चेंज होने के बाद सल्फर के रूप में। तो ये भी एक चक्रण प्रक्रिया होती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि चक्रण प्रक्रिया कौन कौन सी है, कौन कौन से प्रमुख चक्र हैं, पदार्थों का संचरण कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक चक्रण प्रक्रिया। अभी आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अनुकूलन क्या होता है, उसको देखेंगे। फिर हम लोग पहुंचेंगे प्रदूषण वाले चैप्टर पे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।